नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमारे देश में खाद्यान्न की पर्याप्त उत्पत्ति हो रही है। आज हम गेहूं के मामले में, चावल के मामले में या फिर हम गन्ने के मामले में कहें तो लगभग आत्मनिर्भर हैं। गेहूं और चावल की बात की जाए तो हम 50 से अधिक देशों में के पेट भरने में मदद कर रहे हैं और कई देशों को तो निःशुल्क हम गेहूं चावल बांट रहे हैं। गन्ने में भी ये स्थिति है। गन्ने में भी आज हम दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पर हैं। इतने अच्छे अधिक उत्पादन होने के बावजूद भी कुछ परेशानियां भी हैं। 1950 के आसपास जब हमारे देश में पर्याप्त खाद्यान्न नहीं होता था, गेहूं चावल की इतनी उत्पत्ति नहीं थी, तब हम विदेशों से मांगना पड़ता था, तब हम अपने देश का पेट भर पाते थे। 1950 के आसपास हमारे देश की कुल आबादी 34 करोड़ के आसपास थी। आज हमारे देश की आबादी 140 करोड़ के आसपास है, लेकिन आज हम अपने पूरी आबादी का पेट सहजता से भरने में कामयाब हो पा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे देश में खाद्यान्न की जो पैदाइश है, उत्पत्ति है, करीब 312 लाख टन के आसपास है और इस मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। यदि भी कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं, कुछ खाद्यान्न ऐसे हैं जो हमें विदेशों से आयात करने पड़ते हैं, जैसे कि तिलहन की बात की जाए, दलहन की बात की जाए, कभी कभी हमें प्याज भी बाहर से मंगाना पड़ जाता है, आलू भी बाहर से खरीदना पड़ जाता है, कभी कभी हमें लहसुन भी बाहर से खरीदना पड़ता है, अदरक भी बाहर से खरीदनी पड़ती है, हल्दी भी बाहर से खरीद के अपने पब्लिक को देनी पड़ती है। लेकिन फिर भी हम एक बात कह सकते हैं, खाद्यान्न के मामले में अब हम आत्मनिर्भर होने लगे हैं। तिलहन दलहन की बात है तो 2030 32 तक शायद हम इस मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। कि हमारी कुछ बुरी आदतें, कुछ बुरी सीखों के कारण हम अपने मार्ग से भटक गए थे। अन्यथा यदि पिछले शताब्दी की बात की जाए तो हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर थे, क्योंकि हम किसी एक खाद्यान्न पर निर्भर नहीं रहे। हम अपनी जरूरत के हिसाब से हर चीज अपने आसपास के जो खेत जमीन थी उसमें पैदा कर लेते थे। लेकिन देखने में आया है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुए हैं। आज हमारे देश में पर्याप्त खाद्यान्न की पैदाइश हो रही है। आज हम गेहूं चावल के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हैं। गन्ना भी हमारे देश में पर्याप्त हो रहा है। फिर भी देश का किसान दुखी है, परेशान है, निराश है, हताश है, कर्जदार है और इसी हताश निराशा में वो कई बार ऐसे गलत निर्णय ले पाता है, ऐसे स्टेप उठा लेता है कि वो पूरे परिवार के लिए और समाज के लिए और देश के लिए कलंक बन जाता है। वो आत्महत्या तक करने में विवश हो जाता है। उसके कारण यही है कि जब से उसने आधुनिक खेती की शुरुआत की है, उसने खाद्यान्न बढ़ाने के लिए अपने खेतों में अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू किया, बीज उन्नत किस्म के बीज बाजार से खरीद के बोना शुरू किया या फिर दूसरी आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाना शुरू किया। तब से उसकी लागत बढ़ती चली गई है। अब उसे अपने खेतों में अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ रहा है और सबका परिणाम यही है कि उसकी उत्पादकता में गिरावट हो रही है। निरंतर उसके खेतों में जो फसलें पैदा होती हैं उनकी उत्पादकता घट रही है और कभी कभी प्रतिकूल स्थितियां बन जाती हैं, जैसे कि बादल में बदलाव आ गया, कभी बारिश नहीं हुई, ज्यादा बारिश हो गई, सूखा पड़ गया, ज्यादा गर्मी पड़ गई या बीमारी लग गई, तो उसे एकाएक अपनी फसलों में नुकसान होना पड़ता है और उस नुकसान से वो बाहर नहीं आ पाता, वो कर्ज से दब जाता है। फिर परिवार की जरूरतें अलग होती, बच्चों को पढ़ाने के लिए, वैवाहिक कार्य करने के लिए बहुत सारी जरूरतें हैं, वो भी करनी पड़ती हैं और ऐसे में यदि वो एक बार कर्जदार बन जाए तो उस कर्ज से बाहर आना उसके लिए सहजता संभव नहीं हो पाता। तब वो ऐसी हताशा निराशा से ऐसे कदम उठा लेता है। तो पहली चीज तो यह है, किसान उस बोझ से कैसे बचे, वो अपने अतिरिक्त बोझ से बाहर कैसे आए, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मेरा अनुभव कहता है कि किसान संतुलन, एक मध्यम मार्ग चुन के इससे बाहर आ सकता है। ना तो वो रासायनिक खादों के सदुपयोग को इकाएक छोड़ सकता है, क्योंकि हम पिछले 30-40 सालों से अपने खेतों में इतने रासायनिक खादों का सदुपयोग करते रहे हैं कि अब उसके बगैर हमारे लिए खेती करना मुश्किल हो गया है, या फिर हमारे पास खेती करने के लिए ज्यादा खेती नहीं है। हमारे देश का 80% किसान तो ऐसा है जिसके पास 1-1.5 बीघे से ज्यादा जमीन ही नहीं है, 1-1.5 एकड़ से ज्यादा जमीन ही नहीं है। तो 1-1.5 एकड़ में वो अपने पूरे परिवार की जरूरतों को कैसे पूरा कर पाएगा। और पूरे करने की बात तो दूसरी रही है कि अपने खेत से वो 2-3 फसलें ले सकता है, वो गेहूं ले सकता है, चावल ले सकता है, गन्ना ले सकता है, एक आध दाल ले सकता है। लेकिन हमारे परिवार की बहुत सारी जरूरतें हैं, बहुत सारी चीजें जरूरत रहती हैं और फिर क्या हम अपने जीवन को सिर्फ
इसी तक सीमित रख रहे हैं कि हमें खाना है, कि आजकल हर परिवार चाहता है, हर पिता चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे, एक अच्छी नौकरी करे या अच्छा व्यापार करे, अच्छा मान सम्मान कमाए, और इसके अलावा सामाजिक बोझ भी है, घर परिवार में शादी विवाह के बोझ भी आते रहते हैं, मकान बनवाना है, या फिर हम कहें आजकल तो यदि आपने हमने एक मोबाइल लिया हुआ है तो मोबाइल का खर्चा भी एक साल में आप 10,000 का मान लीजिए, क्योंकि 300-400 रुपये चार्ज हो जाता है, कभी उसकी रिपेयरिंग हो गई या फिर 2-3 साल में बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है, जैसे में से, तो आप उसका बोझ भी डालो। आपने एक बार मोबाइल ले लिया, वो फॉरएवर जीवन के लिए नहीं रहा, वो 2-3 साल के लिए रहा है, लेकिन खर्चा तो पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि कुछ और दूसरी जरूरत भी है, मोटरसाइकिल की जरूरत है, कार की जरूरत है, मकान की रिपेयरिंग की जरूरत है, ये सारे बोझ। अब ऐसे में एक किसान अपने परिवार के साथ 1.5 बीघे से कैसे निकाल सकता है, तो ये भी दिमाग में रखने की आवश्यकता है। तो मेरा अनुभव है कि यदि किसान मॉडर्न खेती के साथ में, मॉडर्न खेती का अर्थ है कि रासायनिक खादों की आवश्यक जो जरूरत है उसको कम करके, क्योंकि हमने इतना अधिक बढ़ा लिया कि उसके कारण हमारे खेत बंजर होते जा रहे हैं, खेतों की उत्पादकता घटती जा रही है, उसके कारण है। उन कारणों पर मैंने पहले चर्चा की और अब मैं फिर करता हूँ। जब हम अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं, मिट्टी में करते हैं, तो मिट्टी की संरचना में बदलाव आना शुरू हो जाता है। मैं आपसे अनुभव एक बात कहूंगा, आप खुद उसका चिंतन करके देखिए, आप उसका मनन करके देखिए। आपको जब भी समय मिले, चाहे रात्रि को मिले, स्नान करते वक्त अकेले मिले, शौचालय मिल जाए, या आप अकेले किसी पार्क में बैठे हैं, या फिर कहीं आप सुबह शाम को कहीं घूमने जाते, तो कभी चिंतन करने का समय लगे तो कुछ दिन समय चिंतन करना, क्या हमारे खेत की मिट्टी वही है जो 10-15 साल पहले होती थी, या फिर जब हम अधिक मात्रा में रासायनिक खाद्यों का प्रयोग नहीं करते थे। आपको चिंतन करना, आपको अनुभव होगा कि अब वो आपकी वो मिट्टी नहीं रही। या फिर आप एक काम और करिए, यदि आपके हिमाचल में गए हो, उत्तराखंड गए हो, सिक्किम गए हो, किसी ऐसे राज्य में गए हो यहाँ अभी भी प्राकृतिक खेती चलती है, तो वहां की मिट्टी देखिए और अपने खेत की मिट्टी देखिए, तो आपको अपने खेत की मिट्टी में एक परिवर्तन दिखाई देगा। परिवर्तन ये है कि जब से हमने रासायनिक खादों का सदुपयोग किया है, मिट्टी की संरचना बदलाव आ गया, वो कठोर हो गई है, अब वो उतनी नरम मुलायम नहीं रही, साथ ही उसमें कार्बनिक पदार्थों की कमी आ गई है, क्योंकि हमने कार्बनिक पदार्थों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने ध्यान दिया सिर्फ एक ही कि उसमें रासायनिक खाद डाल दो, उसमें यूरिया डाल दो, डीएपी डाल दो, एमओपी डाल दो, जो जिसने बताया वो डाल दिया, बीज डाल दिया। तो पहले तो हमारी मिट्टी में पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ होते थे, ह्यूमस होती थी, तो जो बीज डालते थे वो सहजता से विकसित हो जाता था। फिर हम थोड़ी बहुत जो उसमें रासायनिक खाद डालते थे तो उससे पैदाइश भी अच्छी होती थी, अच्छी ग्रोथ होती थी। लेकिन हमने जो कार्बनिक पदार्थ थे, जो ह्यूमस था, जो ऑर्गेनिक कार्बन हमारी मिट्टी में होता है, उसकी तरफ ध्यान ही देना नहीं दिया। हम सिर्फ एक रासायनिक खादों के उपयोग पर लगे रहे और इससे हमारी उत्पादकता गिरती चली गई। आज आज हर किसान, कृषि विशेषज्ञ हमें सलाह देता है कि आप जो भी रासायनिक खाद प्रयोग करोगे, जो भी उत्तम बीज लेने डालोगे, उससे पहले प्रति एकड़ कम से कम 10 से 15 टन के आसपास गोबर की गली सड़ी खाद अपने खेतों में डालो। कंपोस्ट, आप वर्मी कंपोस्ट डालो और फिर आप उसमें बीज डालो, उत्तम बीज लो। फिर उसके साथ में जो तैयारी की जो खादें होती हैं, बेसल डोज जिसे कहते हैं, उसमें डीएपी डाल दो, नाइट्रोजन, आप नाइट्रोजन के लिए यूरिया डाल दो या एनपीके डाल दो, पोटाशियम डाल दो, तभी आप अच्छी फसल ले पाओगे। सामान्यतः ये एक हमारा उपक्रम हो गया है। लेकिन यदि मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है तो हम बात रासायनिक खादों के बल पर कभी उत्तम खेती नहीं ले पाएंगे, और इसी कारण, इतने अतिरिक्त बोझ पड़ने के कारण किसान के ऊपर अतिरिक्त वजन बढ़ जाता है, अधिक लागत लग जाती है। और तीसरी चीज, जब से हमने रासायनिक खाद्यों का निरंतर अधिक मात्रा में प्रयोग किया है, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ घटे हैं, मिट्टी में कई ऐसे रोग कारक कीट विकसित हो गए हैं, क्योंकि जो मिट्टी के प्राकृतिक स्वास्थ्य जीव होते थे, किसान के मित्र जीव होते थे, वो तो सब नष्ट ही हो गए। ना तो अब उसमें जीवाणु बचे जो हमारी मदद करते थे, जो जो रासायनिक खादों को उपयोग में लाने योग्य बनाते थे, ना वो कीट बचे जो किसान के मित्र कहे जाते थे, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते थे, मिट्टी में मिट्टी की मुलायमता बनाए रखते थे। तो अब हमारे सामने 2-3 स्थितियां हो गई हैं। मिट्टी का पीएच बदल गया है। पीएच के बिना, पीएच यदि संतुलित नहीं है, सामान्य अवस्था में नहीं है, तो हम ना तो उस बीज को पूरी तरह से अंकुरित कर पाते हैं, ना हमारे बीज जो अंकुरित हैं
वो पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों को अपनी आवश्यकता के अनुसार मिट्टी से उग पाते हैं। ये समस्याएं हुई। तीसरी, पैथोजन बीमारी करने वाले जो कई तरह के कीटाणु हैं वो भी हमारी मिट्टी में अब अधिक संख्या में फलने फूलने लगे हैं, और इसीलिए जब हमारा बीज अंकुरित होता है तभी ये जीवाणु उसमें प्रवेश कर जाते हैं, हमारी फसल को प्रभावित करते हैं, उन्हें पूरी तरह से विकसित नहीं होने देते, और ये विकसित नहीं होंगे, रोगग्रस्त पेड़ हमारे वृक्ष पेड़ पौधे हमारे खेतों में लगेंगे तो हम अच्छी उपज की कामना कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हर फसल में 2 से 3 तरह के रोग हो जाते हैं। फिर रोगों को रोकने के लिए दवाएं लेनी पड़ती है, कई तरह के पेस्टिसाइड के इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का प्रयोग करने पड़ते हैं, और इसी चक्र में किसान के ऊपर उस जो फसल का बोझ बढ़ता चला जाता है। ऐसे में कोई प्रतिकूल स्थिति आ जाए, सूखा पड़ जाए, ज्यादा बारिश पड़ जाए, ठंड पड़ जाए, गर्मी पड़ जाए, या कोई और प्रतिकूल स्थिति बन जाए तो फिर किसान पूरी तरह से उसमें डूब ही जाता है, पूरी तरह से नुकसान खाकर उदास हताश निराश हो जाता है। तो मेरा कहना है कि हमें एक मध्यम मार्ग अपनाने की जरूरत है। ना तो हम पूरी तरह से रासायनिक खादों से बच सकते हैं, क्योंकि आज हमारे उपज है दुनिया में सबसे निम्न स्तर पर है। हमसे 7 से 8 गुना ज्यादा उपज तो यूरोप के देश ले रहे हैं। यदि चीन की बात की जाए तो चीन हमारे तुलना में हर फसल के मामले में 15 से 20 गुना ज्यादा है। हम यदि अपने खेतों में प्रति एकड़ गेहूं की बात की जाए तो गेहूं की हम आज चाहे अच्छे उत्तम की बीज बेचने वाली कंपनी जो भी कहें वो 60 से 70-80 क्विंटल गेहूं की उपज की दावा करें, लेकिन हमारे अधिकांश खेतों में 28 से 32 क्विंटल से ज्यादा गेहूं की उत्पादकता नहीं हो रही। लेकिन यही बात यदि चाइना में की जाए तो चाइना का किसान आज 100 से 125 क्विंटल के आसपास गेहूं प्रति एकड़ ले रहा है, क्योंकि उनकी अपनी तकनीक होगी। मैं ऐसी तकनीक नहीं कहूंगा कि आप इतने आर्टिफिशियल हो जाओ, इतने विज्ञान पर निर्भर हो जाओ, इतनी अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करो, ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करो, क्योंकि उसके दूसरे साइड इफेक्ट भी हमें देखने पड़े। मिट्टी तो बांझ हो ही हो, मिट्टी तो बंजर बने ही बने, लेकिन हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़े, जैसा पड़ रहा है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि हमें एक ऐसा मध्यम मार्ग अपनाने की आवश्यकता है कि कम से कम रासायनिक खादों के माध्यम से हमारी मिट्टी भी स्वस्थ रहे, उपज भी अच्छी हो, और उपज के साथ में समाज भी स्वस्थ रहे, उसमें न्यूट्रिशन भी रहे। तो उसका सहज है कि आप जब भी कोई फसल लें तो उसमें कम से कम 12 से 15 टन के आसपास प्रत्येक फसल से पहले गोबर की गली सड़ी खाद का उसमें प्रयोग करें। गोबर की गली सड़ी खाद से हर जरूरत हमारे खेत की सहजता से पूरी हो जाती है, उसको ऑर्गेनिक कार्बन भी मिल जाता है। गोबर की गली सड़ी खाद में कई ग्रोथ प्रमोटर भी रहते हैं, जिसमें ऐसे जैव रसायन हैं जो हमारी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। हम जो उसमें बीज डालते हैं वो जो अंकुरण होते हैं उनकी जड़ों को गहराई में प्रवेश करने में मदद करते हैं, वो कई तरह के पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं, जैसे कि ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड। गोबर की गली सड़ी खाद में पर्याप्त मात्रा में रहता है, जो जड़ों के विकास में बहुत मदद करता है। उसमें कई पादप हार्मोन्स भी रहते हैं। तो मेरा कहना है कि जब भी कोई फसल है तो पहले तो उसमें 10-15 टन के आसपास गोबर की गली सड़ी खाद का प्रयोग करें, और यदि गोबर की गली सड़ी खाद देसी गाय की मिल जाए, देसी गाय की अपनी अनिवार्यताएं, अपनी महत्वपूर्ण विशेषताएं, इनके बारे में फिर कभी चर्चा करूंगा, तो वो डालें। यदि आप इतनी मात्रा में गोबर की गली सड़ी खाद का प्रयोग नहीं कर सकते तो एक प्रोडक्ट है, इस पर हम भी चर्चा कर रहे हैं, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट है गोबर भस्म संपूर्ण। आप गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें गोबर के सारे तत्व हैं, उसमें गोबर की जो गोबर है, गोबर का सार तत्व भी है। गोबर सूख जाता है, उसमें कंडे बन जाते हैं, कंडों को जब हम ईंधन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, जो राख तैयार होती है वो भी उसमें है। गौमूत्र भी है, गौमूत्र का क्षार भी है। इसके अलावा कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो विशेष हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको निःशुल्क मेरे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये गोबर भस्म संपूर्ण है। जो मित्र इसका ट्रायल करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, वो सहजता से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से आप अच्छी फसल ले सकते हैं, आपको कुछ अतिरिक्त बोझ करें। और ये नाम मात्र है, प्रयोग करने के लिए, ट्रायल करने के लिए तो निःशुल्क देता हूँ। आप अपनी किसी भी क्यारी में 100 मीटर की क्यारी हो, 200 मीटर की क्यारी हो, उसमें ट्रायल करके देखिए, उसमें गेहूं लगाइए, चावल लगाइए, धान लगाइए,
आप गन्ने की एक क्यारी में इसका प्रयोग करके देखिए, साग सब्जियों में प्रयोग करके देखिए। आपके खेत में यदि 10, 20, 50 पेड़ हों, किसी भी फल के पेड़ हों, फूल के पेड़ हों, आप उसमें प्रयोग करके देखिए। आप 10, 20, 50 पेड़ तो हर किसान के आसपास हो ही सकते हैं, चाहे वो आम के हों, अमरूद के हों, अंगूर के हों, सेब के हों, अनार के हों, अमरूद के, कोई भी पेड़ इसका प्रयोग करके देखिए। आपको इसके माध्यम से आपको जो उत्पादकता है, ग्रोथ है, निश्चित रूप से बदलाव नजर आएगा कि उसमें हर वो पोषक तत्व है जो मिट्टी के लिए जरूरी है। आपको किसी अतिरिक्त चीज की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि आपको शुरू में कुछ प्रयोग करना है, जैसे कि आपने रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, आप यूरिया का प्रयोग करते हैं, डीएपी का प्रयोग करते हैं, एमओपी का प्रयोग करते हैं, तो आप जितना भी उसमें ले रहे हैं, मैं तो कहूंगा 50% कम कर दीजिए। आपको तुरंत 50% की उसमें गिरावट कर देनी है और इसके साथ में उसका प्रयोग करिए। इसका 1 एकड़ खेत में आपके लिए 1 किलो ये गोबर भस्म पर्याप्त है। और नाम बात, मैं तो कॉस्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं मूल की तो बात ही नहीं कर रहा। आप निःशुल्क लीजिए मेरे यहाँ से, आप मेरे आइए, निःशुल्क ले जाइए, इसके बारे में समझ भी लीजिए। और यदि आपको लगे कि जो मैं कहता हूँ उतना उसका परिणाम है, तो भी इसको नाम बात में आपसे मैं, और आप खुद बनाइए। मतलब, और गोबर, मैंने तो इसको गोबर, गाय का गोबर है उसको पर्याप्त सड़ाया है, गड़ाया है, उसमें ही मैंने गौमूत्र की जो क्षार है वो डाला है, गोबर से जो राख तैयार होती है उसका मिश्रण किया है, और कुछ जड़ी बूटियां, सहज जड़ी बूटियां, जैसे इसमें एलोवेरा का मैंने मिश्रण कर दिया है, मैंने इसमें मोरिंगा का मिश्रण किया है, मैंने इसमें साथ में सीबीएस का अक्षर डाला है। सहज 8-10 चीजें हैं, उनका प्रयोग किया है और मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। मैं तो चाहता हूँ कि आप भी इसको प्रयोग करके देखिए। यदि हमारी खेती कम से कम रासायनिक खादों से अच्छी हो जाए, हमारे पास जो लागत लगने वाली वो घट जाए, फिर इससे एक और फायदा ये होता है कि हमारे खेतों में जो बीमारी लगने का खतरा रहता है वो भी 50% पहले पहले प्रयोग से घटना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे का प्रयोग करेंगे, मिट्टी की संरचना में बदलाव आएगा और मिट्टी फिर से सामान्य सहज होती चली जाएगी, उसकी उर्वरता बढ़ती चली जाएगी। तो ये प्रयोग करके देखिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे।